Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you all. So today we are doing class 12th history of CBSE board, and the chapter which we are doing is of history. तो हम हिस्ट्री का ये जो चैप्टर कर रहे हैं ये आपका बुक 1 का है, दैट इज योर एंशिएंट हिस्ट्री की जो आपकी जैसे 3 बुक्स हैं, बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। जो आपकी बुक 1 है जिसके अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी एंड सोसाइटीज फ्रॉम circa 600 BCE to 600 CE। देखिए, इस चैप्टर की पहले कुछ वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप पुरानी वीडियोस देख लें। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, यानी कि आपकी जो फैमिलियल टाइज है उसके बारे में बात करेंगे। कास्ट का मतलब होता है जो वर्णा ऑर्डर में 4 कास्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि ब्राह्मणास ने बनाई थी, दैट इज ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। वो क्लास का मतलब होता है हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास। उस समय पर ऐसे टर्मिनोलॉजीज नहीं थी। उस समय में बोलते थे ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, ये इसकी ये श्रेणी है, इसकी ये जाति है। इस तरीके से और भी क्लासेस में बाइफरकेशन कर रखा था। सो अर्ली सोसाइटी एंड सोसाइटीज, तो यानी कि उस समय की सोसाइटीज किस तरीके की थी उसके ऊपर पूरी पूरी बातचीत करेंगे। और स्टार्टिंग का काफी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस स्लाइड से हमें करना है वो आप निकाल लो। हाँ, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, पैट्रिलिनी वगैरह ये सब हो चुका है। तो रूल्स ऑफ मैरिज आई गेस हो गया। ये हो नहीं गया था। अच्छा नहीं, गोत्रा तक हुआ था, गोत्रा हो गया था। और मदर्स इम्पोर्टेंट, ये भी हो गया था। उसके बाद हाँ, इससे नेक्स्ट स्लाइड करो। सोशल डिफरेंसेस वाला हो गया था। ये भी हो गया था। हाँ, हमें यहाँ से करना है। नहीं, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हमें यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करना है, दैट इज द नॉन क्षत्रिय किंग्स। ठीक है। अब क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय का मतलब होता है राजा। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं। हमारे पास 4 वर्णास हैं। 4 वर्णा का मतलब क्या है? पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इससे जो पहली 1-2 स्लाइड्स पहले मैंने डिस्कस किया था, अभी फिर से बताती हूँ। ब्राह्मण वो लोग होते हैं जो कि टीचिंग करते हैं, यानी कि जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि आप और मैं अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम पुराने जमाने में ये काम कर रहे होते तो हमें क्या बोल दिया जाता? ब्राह्मण। ठीक है। वो लोग जो कि पढ़ने का काम करते हैं, टीचिंग का, उनको बोलते हैं ब्राह्मण। और जो सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ और हवन करते हैं। दूसरी चीज होती है, आपके होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होते हैं? क्षत्रिय वॉरियर क्लास होती है। वॉरियर क्लास मतलब क्या? वो लोग जो कि युद्ध लड़ते हैं, उनको क्षत्रिय बोलते हैं। अब नॉन क्षत्रिय का मतलब क्या है? वो लोग जो कि क्षत्रिय नहीं है, वो नॉन क्षत्रिय होंगे, जो कि क्षत्रिय नहीं है। तो जो क्षत्रिय नहीं है वो कौन है? यानी कि बाकी के बचे हुए लोग, या तो वो ब्राह्मण होंगे, या तो वो वैश्यास होंगे, या तो वो शूद्रास होंगे। या फिर अगर शूद्रास भी नहीं होंगे तो कोई फॉरेस्ट ड्वेलर होगा, कोई निषाद होगा, कोई अलग श्रेणी से होगा। वैश्यास वो लोग होते हैं, दैट इज बिजनेस क्लास। जो लोग व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको वैश्या बोलते हैं। शूद्र वो लोग होते हैं जो इन अपर 3, जो वर्ण ऑर्डर में जो अपर 3 क्लासेस हैं, उनको सर्व करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? शूद्रास। जो कि मीनियल जॉब करते हैं, जैसे कि आपके टॉयलेट्स वगैरह को क्लीन करना, कूड़ा उठाना, जो ये वाले काम होते हैं वो आपके शूद्रास करते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे दी नॉन क्षत्रिय किंग। वो राजा जो कि जन्म से क्षत्रिय नहीं है, जो कि जन्म से बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं है।
जन्म से क्षत्रिय नहीं है का मतलब क्या है? अ पर्सन हु इज नॉट बोर्न इन अ वॉरियर क्लैन। वॉरियर क्लैन में वो लोग पैदा नहीं हुए जो कि तलवारबाजी सीखते हैं या युद्ध सीखते हैं, उसमें पैदा नहीं हुए। वो कौन कौन से लोग हैं उसको पढ़ेंगे। यहाँ से 1 मार्कर जरूर आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ से जो 1 मार्कर आएगा जनरली वो इस तरीके से उसका 1 मार्कर आएगा कि वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फॉर इंस्टेंस किसी के राजा के बारे में कि ये कि भाई ये वाला राजा किंग किंग कौन से उससे बना, मतलब ये ब्राह्मण था कि राजा बन गया, कि ये शूद्र था कि राजा बन गया, कि क्या इसकी परेशानी थी जिसके बाद भी ये राजा बना। मतलब ये वॉरियर क्लैन में नहीं था फिर भी वो पर्सन राजा बना। ठीक है, चलिए इसको पहले आप रीड कर दो सीधा सीधा, फिर मैं आगे का बता दूंगी। और ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दो ताकि सबको विजिबल वो हो जाए। फिर हम लोग नीचे का तो आएगा नहीं। कोई बात नहीं, एक एक पॉइंट जहां जहां से पढ़ते जा रहे हो उसको बड़ा करते जाओ। थोड़ा थोड़ा सा नॉन क्षत्रिय किंग्स को छोटा कर दो ना, इसको थोड़ा और बड़ा करो। चलिए ठीक है पढ़िए। Non-Kshatriya kings, according to the Dhamma Shastras, only Kshatriyas could be एक kings. सेकेंड, आपकी वीडियो ऑफ हो गई। पहले वीडियो ऑन थी, अब वीडियो ऑफ हो गई है। पढ़ रहे हो तो Uh, एटलीस्ट तब तक। According to Dharma Shastras, only Kshatriyas could be kings. However, several important ruling lineages probably had different origins. The social background of the Mauryas, who ruled over a large empire, has been hotly debated. Brahmanical texts describe the Mauryas were of low origin. The Shungas and the Kanvas, the immediate successors of the Mauryas, were Brahmins. In fact, political power was effectively open to anyone who could muster support and resources, and really depending on birth as a Kshatriya. Shakas who came from the Central Asia were regarded as much lechas, barbarians, or outsiders by the Brahmins. They ruled the northwestern part of India. It was also interesting that the best known ruler of the Satvana dynasty, Gautami Putta Sri Satkari, claimed to be a unique Brahman and a destroyer of pride of Kshatriya. चलिए पहले तो आपको जो समझ में आया है पहले आप बता दें, फिर मेरे को जो समझ में आया मैं बता दूंगी। ठीक है? ये वाला मेरे को इतना अच्छे से नहीं आया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो ताकि मेरे को भी विजिबिलिटी रहे। मैं तो खैर और बड़ा कर सकती हूँ, आप कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी दिख जाए। ठीक है, ये हल्का सा इधर करो, वो कट रहा है टेक्स्ट इस साइड। मतलब मेरा लेफ्ट आपका राइट, अपने राइट साइड पे हल्का सा शिफ्ट करो। वो लार्ज कट रहा है बेटा, लार्ज। छोटा ही कर दो फिर, वो टेक्स्ट कट रहा है। कर दिया, हो इधर गया। करके नहीं इतना ही हुआ, होगा, नहीं हुआ। हाँ। फिर थोड़ा छोटा ही कर दो, वो टेक्स्ट ही कट रहा है, कोई फायदा नहीं। बेटा स्लाइड को इधर कर दो। नॉन क्षत्रिय किंग्स के पास ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे टेक्स्ट कट रहा है पूरा। इस तरफ स्लाइड को शिफ्ट कर दो। वो इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए। लिखा है अकॉर्डिंग टू धर्म शास्त्रास ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग्स। धर्म शास्त्र के अनुसार, यानी कि हमारे पास एक बुक है, एक ऐसा शास्त्र जिसके अंदर धर्म की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू धर्म शास्त्र ओनली क्षत्रियास कुड बी किंग्स, कि राजा कौन बनेगा? जो कि जन्म से क्षत्रिय है। जन्म से क्षत्रिय का मतलब जो कि जन्म से एक वॉरियर क्लैन के अंदर पैदा हुआ है, वही इंसान राजा बनेगा। However, special important ruling lineages probably had different origins.
तो कह रहे हैं कि बहुत सारे रूलिंग लीनिएजेस हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन्स हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल है, हम उसकी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात की गई है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ मौर्यस। अगर हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करते हैं तो क्या वो बचपन से हाई ओरिजिन के थे? नहीं थे। सो who ruled over a large empire has been hotly debated. Brahmanical texts describe that the Mauryas were of low origin. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको चाणक्य की स्टोरी सुनाई थी ना, कि वो धनानंद को जब हराना था, तो तब चाणक्य ने एक बच्चे को ढूंढा, उसको उसने राजा बनाया, और वो बालक को उसने चंद्रगुप्त मौर्य का फिर टाइटल दिया था। ठीक है, उस बच्चे को उसने प्रिंस बना दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य उसका नाम रखा गया था। तो वो जो मौर्यन पर्सन था, क्या वो जन्म से वॉरियर था? वो नहीं था, वो लो ओरिजिन का था, फिर भी वो राजा बना। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया कि बाय बर्थ तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत हाई ओरिजिन के नहीं थे, वो लो ओरिजिन के थे, फिर बाद में जाकर वो क्या बने? राजा बने। चलिए अगला पॉइंट लिखा है the Shungas and Kanvas, the immediate successor of the Mauryas were Brahmins. ब्राह्मण मतलब मौर्यस के बाद, जब आपका मौर्यन एम्पायर था, उसके बाद जो इमीडिएट सक्सेसर्स आए मौर्यस के बाद में, वो आए थे शुंगास और कानवास। ये लोग क्या थे? जन्म से ब्राह्मण थे। जन्म से क्या थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण थे और बाद में क्या बने? राजा बने। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे लिखा है in fact political power was effectively open to anyone who could muster support and resources and really depended on birth। इधर क्या लिखा है? पढ़ के बता दो, मेरे को दिख नहीं रहा। Birth as a Kshatriya. बर्थ एज अ क्षत्रिय। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल चीजें वो ले सकता है, यानी कि राजा वो बन सकता है जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि एक तो वो लोगों का सपोर्ट ले ले। मास्टर सपोर्ट का मतलब क्या है? कि प्रजा का, सब्जेक्ट का सपोर्ट ले ले और रिसोर्सेज ले ले उस राज्य के, तब वो राजा बन सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। पहले हमने मौर्यस की बात करी, मौर्यस लो ओरिजिन के थे। दूसरा हमने शुंगास और कानवास की बात करी, जो कि मौर्यस के बाद में आए, वो ब्राह्मण थे जन्म से। ठीक है, यानी कि वो राजा, मतलब क्षत्रिय क्लैन को नहीं बिलोंग करते थे, ब्राह्मण थे, और उसके बाद भी वो लोग राजा बने। तीसरा पॉइंट, शाकास। शाकास हु केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। शाकास वो रूलर रहे हैं जो कि आपके सेंट्रल एशिया से आए हैं। वो रिगार्डेड एज मलेच्छास। ठीक है, अब मलेच्छ से जरूर 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 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब 99% चांसेस है इसके कि मलेच्छ वर्ड से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो लिखा है मलेच्छास, जिसको आप इंग्लिश में समझने के लिए बोल सकते हो बारबेरियंस। ठीक है, और आउटसाइडर्स बाय दी ब्राह्मण्स। दे रूल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। शाकास वो लोग हैं जो कि सेंट्रल एशिया से आए हैं। इनका जो नाम रखा गया है वो रखा गया मलेच्छ। घर में मम्मी पापा नहीं बोलते बेटा क्या मलेच्छ बन के सो रहा है। ठीक है, मलेच्छ मतलब वो जो मगरमच्छ जैसे जो वो सोते हैं, बच्चे जो उठते नहीं, कुंभकर्ण टाइप। ठीक है, बचपन में खैर मैं भी ऐसी थी, अब तो नहीं, अब तो मैं खैर एक आवाज में उठ जाती हूँ आहट से भी, बट बहुत छोटे में ऐसे ही था। तो मलेच्छास मतलब जो कि ये सोने वाले को मत लेना, ये तो समझाने के लिए, आपको एक वर्ड को समझाने के लिए बोला गया। मलेच्छास का मतलब होता है आउटसाइडर्स बाय दी ब्राह्मण्स। जिन जिन लोगों को ब्राह्मण बोलते हैं ये आउटसाइडर है। मतलब सेंट्रल एशिया हमारे इंडिया का पार्ट तो नहीं था ना। हाँ, तो ब्राह्मण क्या बोलते थे? जो लोग बाहर से आते थे, यानी कि हमारे लिए उस समय पर सेंट्रल एशिया इंडिया का पार्ट नहीं था, दूसरा दूसरा राज्य हो गया या दूसरा जगह हो गई। तो वहां से जितने भी लोग आ गए आउटसाइडर जो हो गए, वो उनको ब्राह्मणों ने बोल दिया एक वर्ड जिनका नाम है मलेच्छ। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए who were known as मलेच्छास और 1 मार्कर आ जाए, तो मलेच्छास are the people who are outsiders। आउटसाइडर्स मतलब जो आपके राज्य का हिस्सा नहीं है, आपके जो उस समय पर
इस तरीके थे ना, इससे था। इंडिया का कॉन्सेप्ट तो खैर नहीं था उस समय पर था मौर्यन का, और खैर भारतवर्ष का भी था, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत था, काफी हद तक था मतलब। बट एक स्ट्रिंजेंट फॉर्म इंडिया की तो खैर बाद में ही आई है। बट सो दे रूल दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वो रूल करते थे। समझ में आ गया? अभी तक 3 एग्जाम्पल्स की बात हुई है, याद रखना। मौर्यास लो ओरिजिन के थे, शुंगास और कानवास आपके ब्राह्मण थे जन्म से, शाकास जो है वो मलेच है, मलेच मतलब बारबेरियंस है, वो लोग जो कि आउटसाइडर्स हैं, बाहर से आए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब बात करते हैं फिफ्थ चीज जो है आपकी, दैट इज इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। जब हम सतवाहना डायनेस्टी की बात करते हैं, उसके जो बेस्ट नोन रूलर है उनका नाम है गौतमी पुता श्री सतकानी। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो जब ये गोत्रा वाला पढ़ रहे थे तब मैंने आपको इनका नाम के बारे में बताया था। मैं तब पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया, लिखा हुआ है क्योंकि। तो यहाँ पे लिखा है गौतमी पुता श्री श्री सतकानी। तो गौतमी पुता, गौतमी का पुत्र, गौतमी पुता मतलब क्या? गौतमी का पुत्र। तो यानी कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सतवाहना डायनेस्टी में मदर्स आर इम्पोर्टेंट, मदर्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कैसे इम्पोर्टेंट है मदर्स? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है? गौतमी पुता। पिता का नाम नहीं दिया यहाँ पर, उनके फादर का नाम नहीं दिया, इनके गौतमी पुता लिखा है। गौतमी पुता श्री सतकानी क्लेम टू बी यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियस। तो जो गौतमी पुता श्री सतकानी थे आपके, ये बहुत फेमस रूलर रहे हैं आपके सतवाहना डायनेस्टी के। ये जो थे ये एक यूनिक ब्राह्मण रहे हैं और डिस्ट्रॉयर रहे हैं ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियस, क्षत्रियस की प्राइड को डिस्ट्रॉय करने वाले और बहुत ही यूनिक आपके ब्राह्मण रहे हैं। हमारे यहाँ पे मोटर चल रही है, मोटर का ये शोर आ रहा है क्या वीडियो में? नहीं आ रहा? चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार रिकॉल कर देती हूँ। इसमें हमने बात की है नॉन क्षत्रिय किंग्स की। नॉन क्षत्रिय किंग्स वो लोग यानी कि जो जन्म से वॉरियर क्लैन में पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से लोग हैं? जैसे कि नंबर 1 हमने मौर्यस का एग्जाम्पल लिया, वो लोग जो कि लो ओरिजिन के थे फिर भी राजा बने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपके लो ओरिजिन के थे, फिर बाद में वो उनको चाणक्य राजा बनाते हैं। दूसरा आपके शुंगास और कानवास जो कि ब्राह्मण थे जन्म से, लेकिन फिर भी वो राजा बने। तीसरा आपके शाकास जो कि मलेच थे, आउटसाइडर्स थे, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, फिर भी वो राजा बने। चौथे आपके सतवाहना डायनेस्टी के गौतमी पुता श्री सतकानी जो कि एक यूनिक ब्राह्मण रहे हैं, जन्म से ब्राह्मण थे, और डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियस, जो क्षत्रियस का जो घमंड था उसको डिस्ट्रॉय करने वाले ये पर्सन रहे हैं। तो नॉन क्षत्रिय किंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में। समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए इस स्लाइड को पूरा छोटा कर दो और नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यही है इसके बाद? हाँ, छोटा कर दो, छोटा जितना कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। इसके प्रीवियस स्लाइड करो। अच्छा, प्रीवियस नॉन क्षत्रिय इसके बाद ये है। चलिए आ जाइए जल्दी। आज टारगेट है, आज पूरी 24 की 24 स्लाइड्स खत्म करनी है, आज ऐसे नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। भाई मैंने आपको 4 वर्ना ऑर्डर के बारे में तो बता दिया। हमने बोला एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है, एक ऑर्डर बना हुआ है, दैट इज नोन एज वर्ना ऑर्डर। अब वर्ना ऑर्डर के अलावा जातीज भी होती है, श्रेणी भी होती है, और सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है हिलना, मोबाइल। जो पहले जमाने में टेलीफोन आता था ना, उसकी वायर होती थी, हम बंदा एक ही जगह पर खड़े होके बात कर सकता था। अब हमारे पास मोबाइल है ना, हम लेके इधर उधर घूम सकते हैं।
है कि नहीं? तो मोबिलिटी का मतलब ही ये होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है, ठीक है? तो सोशल मोबिलिटी की क्या बात हो गई? यानी कि समाज के अंदर कितनी मोबिलिटी है? क्या एक शूद्र को परमिशन थी बेल से पानी लेने की? नहीं थी उस समय पर। क्या शूद्र को परमिशन थी मंदिर जाने की? नहीं थी। क्या औरतों को परमिशन थी वेद पुराण पढ़ने की? नहीं थी, इनिशियली नहीं थी, बाद में दी गई। जब हमने भक्ति सूफी किया था तो उसमें देखा गया कि उन्होंने जब सूफीज को देखा और अलग अलग उसको देखा कि कराईकल अम्मा यार और वो ये सारे जब एग्जाम्पल्स हमने करे थे तो तब हमें पता चला था कि किस तरीके से औरतों को शूद्राज को सोशल मोबिलिटी प्रोवाइड की गई थी। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, सबसे पहले हम जाति को समझेंगे, उसके बाद हम सोशल मोबिलिटी पे आएंगे। सोशल मोबिलिटी मतलब, मोबिलिटी का मतलब घूमना, और समाज के अंदर कितने दायरे उनके लिए खुले हुए थे उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब ऐसा करना है कृष्णा जी, थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा करो, मैं बताऊंगी कितना। करो, चलिए इतना, हाँ इतना काफी है, बाकी वरना टेक्स्ट कट जाएगा। बस बस बस, बस। पढ़िए, रीड करो, फिर मैं बताऊंगी। Jatis and social mobility. In Brahmanical theory, jati like varna was based on birth. However, while the number of varnas was fixed at four, there were no restrictions on the number of jatis. In fact, whenever Brahminical theories encountered new groups like nishads or wanted to assign a name to the occupation, occupational categories like goldsmith use jati to classify them. Jati means people sharing a common occupation or profession. They were sometimes uh, organized into shrines or guilds, श्रेणीज। trainees or guilds. One interesting stone inscription found in Madhya Pradesh records the history of a guild of silk weaver who originally lived in Gujarat, migrated to Madhya Pradesh, were known as Dashapura. The inscriptions provides a fascinating glimpse of complex social processes that and provides insights into the nature of guilds or shrines. हाँ जी, कुछ समझ में आया आपको? हाँ, आया? चलिए समझाइए, क्या समझ में आया? तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मणिकल जो हमारी थ्योरी है उसमें हमारे चाहे वरना हमारे साथ हो जो कि हमारे बाय बर्थ से डिसाइड हो रखे हैं, मगर जो जाति के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जाति अन्य बहुत सारी हैं। फिर उन्होंने बताया कि जाति का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, और जो लोग सेम ऑक्यूपेशन या सेम प्रोफेशन फॉलो करते हैं उन्हें जाति उनको जाति की कैटेगरी में डाला जाता है। उनको या तो श्रेणीज उनको एक जगह उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको या तो श्रेणीज में बोला जाता है या तो गिल्ड्स बोला जाता है। फिर उन्होंने बताया कि उनको एक इंस्क्रिप्शन मिली थी मध्य प्रदेश में जिसके ऊपर एक वीवर बना हुआ था जो कि सिल्क वीवर बना हुआ था जो कि ओरिजिनली गुजरात से था। फिर वो मध्य प्रदेश आके वो माइग्रेट हो गया मध्य प्रदेश आके और फिर उसे दशापुरा कहने लगे। फिर मैंने बताया जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें एक ग्लिम्स बताती है कि कैसे सोशल प्रोसेसेस थे, और हमें एक एक हमें छोटी सी हमें जाति के बारे में चीज बताती है कि उनका नेचर कैसा था, गिल्ड्स और श्रेणीज का। चलिए बहुत बढ़िया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो चुकी है। तो हमें वर्णास के बारे में तो पता चल गया कि हमारे चार वर्णा है। वन इज ब्राह्मणस, सेकंड इज क्षत्रियस, थर्ड इज वैश्यस एंड फोर्थ इज शूद्रस। अब क्या सब लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही होते हैं? क्या लोग, ब्राह्मण का मतलब क्या? वो लोग जो कि पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं और पूजा पाठ का काम करते हैं। सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ और हवन करते हैं। तो ब्राह्मण वो लोग थे जो कि पूजा पाठ करते हैं और यज्ञ हवन करते हैं, ठीक है? दोज आर द पीपल हु वर नोन एज ब्राह्मणास। दूसरे हो गए आपके वॉरियर क्लास, यानी कि क्षत्रिय, यानी कि वो लोग जो कि युद्ध लड़ रहे हैं। तीसरे हो गए आपके वैश्यस, वो लोग जो कि बिजनेस कर रहे हैं। चौथे आपके वो लोग हो गए जो कि शूद्रास हैं, जो कि अपर थ्री कास्ट को सर्व कर रहे हैं।
दैट इज डूइंग menial जॉब्स। ठीक है, तो क्या यही काम है पूरे इंडिया के अंदर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या काम सिर्फ यही है? पढ़ना पढ़ाना काम है, युद्ध लड़ना काम है, व्यापार करना काम है, और जो अपर 3 कास्ट है उसको सर्व करना काम है? क्या सिर्फ यही काम होता है? नहीं, बहुत सारे और भी काम है। जैसे कि आपके गोल्ड स्मिथ हो गया, सुनार, सुनारा कहाँ जाएगा? ठीक है, अभी उसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी चीजें जातीज में आई, कौन सी श्रेणी में आई। यानी कि जो लोग बाहर से आ गए, मान लो कोई फॉरेन कंट्री से आ गया, तो उसको, उस बंदे को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? ठीक है, और कोई पर्सन है जो कि ना वो टीचिंग का काम कर रहा है, ना वो युद्ध लड़ने का काम कर रहा है, ना वो व्यापार कर रहा है, ना वो शूद्र है, यानी कि वो मिनियल जॉब भी कोई नहीं कर रहा, तो फिर उसको किस में रखेंगे? लोहार को किस में रखेंगे? ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हमारे सामने इमर्ज होने लगे। तो अब बात करते हैं। पॉइंट नंबर ए में लिखा है, इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्णा वाज बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, तो ब्राह्मण के हिसाब से जो वर्णा है वो तो बर्थ के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है, और जाति भी उन्होंने सोचा कि बर्थ के अकॉर्डिंग जाति बना देते हैं, ब्राह्मणों ने ऐसा सोचा। ठीक है, however the number of varnas was fixed at 4। वर्णा के नंबर तो फिक्स है, लेकिन देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ जातीज। अब जातीज कितनी बनानी है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मान लो एक बंदा है जो कि लोहार है, ठीक है, लोहे का काम कर रहा है, व्यापार नहीं कर रहा किसी तरीके का, लेकिन लोहे का काम कर रहा है। ठीक है, या फिर मतलब कुछ और, उसका और भी बहुत सारी जातियां हो सकती हैं, निषाद हो गए, मलेच्छ हो गए, ये लोग कौन से उसमें आएंगे, कौन सी कैटेगरीज में आएंगे? तो इसको लेकर चीजें होने लगी। तो पहले बात ये हो गई कि वर्ण 4 है, और जो जातीज और जो श्रेणीज का नंबर है वो फिक्स नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे बात करते हैं। In fact, whenever Brahmanical authorities encouraged new groups like Nishads or wanted to assign the name to occupational categories like goldsmith, use jati to classify them। जब भी ब्राह्मणों को ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स लाइक निषाद, निषाद वो लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब वो लोग जो कि जंगलों में रह रहे हैं। जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, ना तो वो ब्राह्मण है, ना तो पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, ना वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब क्या, कि कोई युद्ध वगैरह कुछ नहीं लड़ रहे हैं, ना तो वो वैश्यास है, या कि वो बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं। तो जंगल में ही जो फल फूल लगे हुए हैं उसी को खा के जिंदा रह रहे हैं, उन्होंने कोई बिजनेस भी नहीं करना। ना वो शूद्रास है, ना कि अपर 3 कास्ट को सर्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो जो ये निषाद लोग हैं ये कहाँ आएंगे? वर्णा ऑर्डर में तो फिक्स नहीं हो रहे। तो हमने सोचा कि इनको, हमने क्या सोचा, मतलब उस समय की जो ब्राह्मणास थे उन्होंने सोचा कि इनके लिए एक जाति वर्ड बना देते हैं। जैसे ऊपर 4 कैटेगरीज के लिए तो हमने वर्णास बना दिए, बाकी के बचे हुए लोगों को हम जातीज और श्रेणीज के अंदर डाल देंगे। तो जो नए ग्रुप थे निषाद, निषाद का मतलब क्या होता है बेटा जी? फॉरेस्ट ड्वेलर, वो लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। मलेच्छ का मतलब क्या होता है? मलेच्छ का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर्स, बारबेरियंस बोला गया उसको, यानी कि जो आपके भारतवर्ष के अंदर नहीं थे और जो बाहर से आ रहे हैं उनको हम मलेच्छ बोल देते थे। So new groups like Nishads or wanted to assign a name to the occupational categories like goldsmith, यानी कि सुनार को एक नाम देना है। सुनार यानी कि जो गोल्ड बना रहा है, ठीक है, जो गोल्ड की मेकिंग कर रहा है। ठीक है, यूज जाति टू क्लासिफाई देम। जिनको समझ में नहीं आता था कि जिनको कहाँ रखे, जो वर्णा ऑर्डर में जो लोग फिक्स नहीं होते थे उन लोगों को उठाकर किस में डाल देते थे? जातीज और श्रेणीज में डाल दिया जाता था। तो आपके पास 2 एग्जाम्पल है बेटा, इन दोनों को याद कर लेना। नंबर 1 इज निषाद। निषाद के ऊपर 1 मार्कर आता है मैक्सिमम पेपर्स में, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। निषाद का मीनिंग पूछ सकते हैं। निषाद का मतलब होता है फॉरेस्ट ड्वेलर। अगर पेन और पेपर है तो लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर वो लोग
जो कि जंगल के अंदर रहते हैं उन्हें हम निषाद कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, ठीक है, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे लिखा है जाति मीन्स पीपल शेयरिंग अ कॉमन ऑक्यूपेशन or profession. They were sometimes organized into श्रेणीज और guilds. जाति का मतलब क्या होता है? वो लोग जो कि कॉमन ऑक्यूपेशन शेयर करते हैं। सेम आपका वर्णा ऑर्डर में भी यही हो रहा था, बट वर्णा इज फिक्स्ड कि 4 ही वर्ण है। जाति के अंदर ऐसी फिक्स चीजें नहीं थी। जाति मीन्स पीपल शेयरिंग अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। वो लोग जिनकी कॉमन ऑक्यूपेशन है और कॉमन प्रोफेशन है उनको हम जाति बोल देते हैं। They were sometimes organized into श्रेणीज और guilds. वो कभी-कभी वो कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? श्रेणीज और गिल्ड्स के अंदर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे लिखा है वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर एक स्टोन इंस्क्रिप्शन पाई गई है। रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ द गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स। गिल्ड का मतलब क्या होता है? जो वो पूरा ग्रुप होता है आपका सिल्क वीवर्स का, जो वो ग्रुप में काम नहीं करते लोग, उनको बोलते हैं गिल्ड। ठीक है। गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स who originally lived in Gujarat migrated to Madhya Pradesh were known as Dashapura. वो लोग जो सिल्क वीवर्स थे, यानी कि जो सिल्क को आपके वीव करते थे, ठीक है, जो सिल्क वॉर्म से सिल्क बनता है उसकी बात हो रही है। तो वो जो सिल्क वीवर्स थे वो रहते कहाँ पे थे? गुजरात में। गुजरात में रहते थे और वो माइग्रेट कहाँ पर हो गए? मध्य प्रदेश में। तो गुजरात में रहने वाले लोग जब मध्य प्रदेश में आए तो उनको क्या बोला जाता था? दशापुरा की दशा। दशापुरा दक्षिण दिशा से जो लोग आए हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अच्छा दशापुरा में भी वो दिशा की वजह से कि ये अलग दिशा से लोग आए हुए हैं। दक्षिण तो नहीं, खैर वो पूर्व, वो तो पश्चिम पड़ जाएगा ना। ठीक है, तो दशा, इनकी अलग दशा से वो आए हैं, यानी कि अलग दिशा से वो आए हुए हैं, तो इनका नाम क्या पड़ गया? दशापुरा। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से जो लोग आए हुए हैं उनको हमने बोल दिया दशापुरा। ये अलग दिशा से आए हैं तो दशापुरा हो गए। तो ये आपके सिल्क वीवर्स का एग्जाम्पल हो गया। ये भी आपका एक जातीज में एग्जाम्पल चला जाएगा। फिर आगे लिखा है द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। glimpse of complex social processes and provide insights into the nature of guilds और श्रेणीज। जितने भी आपके इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब जो भी चीजें एक पत्थर के ऊपर एनग्रेविंग्स की होती हैं, इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस। उस समय के समाज में सोशल प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ गिल्ड्स एंड श्रेणीज, कि गिल्ड्स और श्रेणीज का किस तरीके का नेचर है उसके बारे में चीजों को बताया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड में हमने बात करी जातीज की और सोशल मोबिलिटी की भी हमने थोड़ी बहुत बात करी। सोशल मोबिलिटी मतलब क्या? निषाद हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो उनकी मोबिलिटी कहाँ हो गई? यानी कि वो घूम फिर कर रह कर रहे हैं जंगलों के अंदर, तो उनकी मोबिलिटी जंगल तक रिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है। अब वो सिल्क वीवर्स का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि गुजरात में रहते थे और फिर मध्य प्रदेश में आ गए, तो लोग उनको क्या बुला रहे हैं? दशापुरा। दशापुरा क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो एक अलग दिशा से आए हैं। ठीक है। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे बियॉन्ड दी फोर वर्णास, यानी कि वर्णा जो ऑर्डर है उससे परे की बात करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वर्णा प्रैक्टिसेस, कि अब जो वर्ण की जो प्रैक्टिसेस है उनका इंटीग्रेशन, इकट्ठे होना, जुड़ना, अलग अलग वर्णा प्रैक्टिसेस का हम बात करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको रीड कर लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। Beyond the four Varnas, integration of Varna practices, those who could not easily accommodate within the framework of settled agriculturists and who spoke non-Sanskrit languages were labeled as machlechas or outcasts and looked down upon. बेटा मलेच,
मलेच, जो लोग वैसे मलेच का मतलब तो आउटसाइडर ही है, लेकिन मम्मी पापा घर में नहीं बोलते क्या मलेच बन के सोए हुए हो, हमारे घर में तो खैर बोल देते हैं। तो मलेच मीन्स जो वो मगरमच्छ की तरह जो सो जाते हैं जो बच्चे, ठीक है, जो उठते नहीं है एक आवाज में कुंभकर्ण की तरह, तो मलेच बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, मलेच्छास बोल दो या फिर मलेच बोल दो, ठीक है। लेकिन मलेच का मतलब वो सोना नहीं है, यहाँ पर मलेच का मतलब है आउटसाइडर्स। चलिए पढ़िए। There was a sharing of ideas and beliefs between higher Varna people and forest dwellers and outcasts. The nature of relations between these people is evident in some stories in the Mahabharata. For example, Eklavya, a forester who never goes to a battle, wanted to learn archery from Dronacharya. Bhima, one of the five brothers of Pandava family, married Hidimba, a Rakshasi by birth, and they gave birth to a child. क्या समझ में आया, कुछ आया? ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा समझ नहीं आया, और फोर्थ न- सेकंड और फोर्थ। अच्छा नहीं आया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो बात कर रहे हैं बियॉन्ड दी फोर वर्णास। पहले तो हमने चार वर्णों की बात करी कि ब्राह्मण है तो पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, टीचिंग का, सैक्रिफाइसेस का, सैक्रिफाइस मीन्स यज्ञ हवन, ठीक है, और पूजा पाठ का काम करेंगे। दूसरा हमने बात करी क्षत्रिय है, वॉरियर क्लास है, उसकी बात करी थी। फिर हमने तीसरी बात करी थी वैश्यास आर दोस पीपल हु डू ट्रेड, बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्लास जो हो गई आपकी। और फोर्थ में हमने बात की थी शूद्रास की। शूद्रास आर दोस पीपल हु सर्व दी अपर थ्री वर्णा ऑर्डर, जो कि अपर थ्री वर्णा ऑर्डर को सर्व करते हैं, तो उनको हम शूद्र बोलते हैं। अब इन चार वर्णा ऑर्डर के बाहर की बात करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वर्णा प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। जब वर्णा की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंटीग्रेट हो जाए, जब वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट नीचे आएगा, अभी वो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे इंटीग्रेशन की बात की गई है, अभी ऊपर बात करते हैं, उसमें तो बियॉन्ड दी फोर वर्णास के बारे में बताया गया। तो बोल रहे हैं those who could not be easily accommodated within the framework of settled agriculturalists, and those who spoke non-Sanskritic languages were labeled as Malechas or outcast and looked down upon। बोल रहे हैं वो लोग जो कि सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते थे, जो कि संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। तो आप और मैं जैसे अभी हिंदी और इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, तो पहले टाइम में हम क्या यूज करते थे, संस्कृत यूज करते थे। सो दोज हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस, वो हो गए, वो लेबल्ड एज मलेच्छास, उनको हम मलेच बोल देते थे, और आउटकास्ट एंड लुक डाउन अपॉन। तो जो लोग एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, यानी कि घूम घूम के खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो लोग जो कि संस्कृत भाषा को नहीं जानते, संस्कृत नहीं बोलते, और उसकी जगह कोई और भाषा बोल रहे हैं, वो लेबल्ड एज मलेच। उनको क्या बोला जाता था, मलेच बोला जाता था। मलेच का मतलब क्या होता है, आउटकास्ट, वो लुक डाउन अपॉन, जिनको ऐसे नीची नजरों से देखा गया। नीची नजरों से देखने का मतलब उनकी समाज में, उनकी सोसाइटी के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इस तरीके की बात की गई है। तो पहले तो वर्णा ऑर्डर के बाहर की बात हो गई। पॉइंट नंबर 2, इतनी बात समझ में आ गई? फर्स्ट पॉइंट, चलिए कोई बात नहीं, आ गई ना? ओके, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। There was a sharing of ideas and beliefs between high Varna people and forest dwellers and outcasts। तो बोल रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज है, बिलीफ है, बिटवीन हाई वर्ना पीपल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड आउटकास्ट। तो अब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, मान लो आप हाई वर्ना ऑर्डर को बिलोंग करते हो। हाई वर्ना ऑर्डर मीन्स यू आर अ ब्राह्मण, ठीक है, इतनी सिंपल सी बात लेते हैं। और एक फॉरेस्ट ड्वेलर है, यानी कि जो लोग जंगल में रह रहे हैं। मान लो जंगल के अंदर एक ब्राह्मण गए तपस्या करने के लिए, तो तपस्या करने के लिए गए और उनकी फॉरेस्ट ड्वेलर से मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गई तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ आइडियाज होगा कि नहीं होगा? जब लोग मिलेंगे तो आपस में बातचीत तो करेंगे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, नॉर्मली भी चीजें ऐसी होंगी। तो ब्राह्मण अगर जंगल में गया
और वो वहां पर यानी कि हाई वर्णा पीपल हो गया ब्राह्मण ने, वो फॉरेस्ट ड्वेलर से मिला, यानी कि वो लोग जो कि जंगल में रह रहे हैं, तो आपस में इंटरेक्शन होगी, शेयरिंग ऑफ आइडियाज होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वर्णास हो रहा है, वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं। एंड आउटकास्ट, अच्छा ब्राह्मण है, वो वेल से पानी लेने गया, लेकिन या वो मंदिर में पूजा करने गया, तो उसने देखा कि जो आउटकास्ट है वो भी बेचारा मंदिर के बाहर खड़ा होके चुपके से पूजा करने की कोशिश कर रहा है। तो उनके बीच में भी आपस में इंटरेक्शन होगी, चाहे वो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना रही हो सकता है ब्राह्मण ने गुस्सा किया हो कि तुम मंदिर के बाहर भी क्यों आए, इस तरीके से, है ना, आउटकास्ट को बोला गया हो, बट हो सकता है पॉजिटिव ना रही हो, बट आइडियाज तो शेयर हो रहे हैं, बिलीफ सिस्टम तो शेयर हो रहा है, ठीक है। इट कैन बी बोथ ऑप्टिमिस्टिक और नेगेटिव। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है या पेसिमिस्ट हो सकता है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। So the nature of relations between these people is evident in some stories of Mahabharata. जो महाभारत की कहानी है उसके अंदर इन लोगों के साथ घूम फिर के हमें महाभारत पे ही आना है। हमारा टेक्स्ट महाभारत है, महाभारत को बेस बनाकर हम बाकी चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर आप बहुत छोटी क्लास में आते, फोर्थ फिफ्थ में होते, तो उसमें आपको महाभारत की कहानी पढ़ाई जाती है आपकी स्कूल की बुक्स में, ठीक है। लेकिन सिंस यू आर इन क्लास 12th एंड यू आर सपोज टू गिव अ बोर्ड एग्जाम, तो ऑब्वियसली कहानी तो सब बच्चों को पता है, कहानी के लिए तो हमारा इंग्लिश का भी एग्जाम है, तो हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते, तो कहानी नहीं पूछेंगे। अब आपसे क्या पूछेंगे, उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि अच्छा आपने ये कहानी पढ़ी, अब आप ये बताइए कि उस समय की जाति कैसी थी, उस समय का श्रेणी कैसे था, उस समय का वर्णा ऑर्डर कैसे था, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय की किंगशिप कैसा था या किनशिप कैसा था, क्लास क्या थी, कास्ट क्या थी। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। वो बचपन में आते थे क्वेश्चन, कौरव और पांडव की लड़ाई हुई, बताओ कौन जीता, तो बताएंगे जी पांडव जीते, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। तो यू आर इन क्लास 12, तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गया। अब आगे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एकलव्य, अ फॉरेस्टर who never goes to battle wanted to learn archery from द्रोणाचार्य। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत के अंदर हमने ये देखा था कि एकलव्य है जो कि अर्जुन के कंपटीशन में भी आया था, और फिर द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था एकलव्य से। तो एकलव्य है, इसकी कहानी तो आप सबको पता ही होगी कि एकलव्य एक मतलब फॉरेस्ट में रहने वाला था, और उसने गुरु द्रोण को ही अपना आइडल माना था। गुरु द्रोण के पास एकलव्य जाता है और बोलता है कि गुरुजी मुझे आप आर्चरी सिखा दो। आर्चरी मतलब वो जो धनुष और बाण जो चलाते थे उस समय पर, वो आप चलाना सिखा दो, मेरा बड़ा मन है, ठीक है। तो गुरु द्रोण बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ किसको सिखाता हूँ, राजमहल के जो बच्चे हैं मैं उनको सिखाता हूँ, जो राजा के पुत्र हैं, राज्य पुत्र हैं, मैं उनको सिखाता हूँ सिर्फ। तो मैं किसी भी ऐसे वैसे को धनुष कमान चलाना नहीं सिखा सकता, तो तुम खुद से सीख लो तो अलग बात है। तो एकलव्य क्या करता है, मिट्टी मिट्टी से, गीली मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाकर उनको गुरु मानकर खुद प्रैक्टिस करता रहता है, और खुद प्रैक्टिस करते करते बहुत ही अच्छा धनुष और बाण चलाना सीख जाता है, जिसको हम आर्चरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो सीख जाता है, और स्टोरी ये है। तो यहाँ पर वैसे उसको, वो कभी बैटल में नहीं गया एकलव्य, तो लेकिन फिर भी वो सीख जाता है। और ये भी है, ऐसा भी कहते हैं लोग कि वो अर्जुन से अच्छा बन गया था, तभी गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में, जब एक दिन वो गया और गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी आर्चरी को देखा, उसके वो देखा कि वो किस तरीके से तीर कमान और बाण वगैरह चला रहा है, तो द्रोणाचार्य ने बोला कि इतना कमाल का बाण चलाया किसने। तो वो जाते पता चलता है कि एकलव्य ने चलाया है। तो एकलव्य कहता है कि आप ही तो मेरे गुरु हो, मैंने आपको ही गुरु मान के किया है सब कुछ, यानी कि उन्होंने गुरु द्रोण की मूर्ति बना के सब कुछ सीख लिया। तो ऐसा मुझे लगता है कि, मतलब मुझे क्या लगता है, सबको लगता है कि वो अर्जुन से कहीं वो बेटर ना बन जाते, क्योंकि वो इतने अच्छे थे। तभी गुरु द्रोण ने उनका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था, और फिर वो बिना बिना
थंब के, बिना अंगूठे के तो तीर कमान चलाना मुश्किल है ना। फिर तो वो पूरे, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो अर्जुन है वो वर्ल्ड का बेस्ट, पूरे विश्व का बेस्ट धनुर्धर बनेगा। धनुर्धर समझते हो ना, आर्चरी में जो बेस्ट पर्सन होगा वो बनेगा। बट एकलव्य उससे बेटर था, तो उसने उनका अंगूठा ही मांग लिया गुरु द्रोण ने। चलिए, ये तो हो गई बात, आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गया कि वर्णा ऑर्डर का इंटीग्रेशन भी हुआ, यानी कि थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं है। गुरु द्रोण तो इतने बड़े गुरु हो गए, तो उससे एक एकलव्य जो कि एक फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट ड्वेलर है, उसकी भी बात हो रही है। आगे लिखा है, भीमा, वन ऑफ द 5 ब्रदर्स ऑफ द पांडवा फैमिली, मैरिड टू हिडिंबा। भीम की किससे शादी हुई थी? हिडिंबा से उसकी शादी हुई थी। अ राक्षसनी बाय बर्थ, एंड दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। और इनका जो बच्चा हुआ था उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच आया भी था। अगर आपने महाभारत नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू, वैसे तो लॉकडाउन में सबने देखी है, बट जिन बच्चों ने नहीं देखी वो कुछ और नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे होंगे या कुछ भी, तो वो बच्चे अपना जाकर महाभारत देख सकते हैं। गूगल कर लो, गूगल पे आ जाता है आजकल, यूट्यूब पे भी सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आप देखो तो आपको समझ में आएगी कि महाभारत में है क्या, स्टोरी क्या है, और फिर स्टोरी से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भीमा, वन ऑफ द 5 ब्रदर्स ऑफ द पांडवा फैमिली, पांडव की फैमिली में इसकी भी पूरी स्टोरी है कि वो किस तरीके से एक राक्षसनी से मिलता है और फिर इसकी शादी होती है। पहले तो सब लोग एकदम अमेज हो जाते हैं इसको देखकर कि इसने एक राक्षसनी से कैसे शादी कर ली, बट कर ली चलो अब। फिर इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच। वो घटोत्कच इतना पावरफुल होता है, उन्होंने महाभारत में घट घटोत्कच ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। और घटोत्कच ही अकेला काफी था, मतलब सबको हराने के लिए। वो तो चलो चालाकी से और उससे, मतलब वो जो कौरव थे वो बहुत ही स्ट्रैटेजी से, उनकी काफी नेगेटिव स्ट्रैटेजीज थी जिसकी वजह से सबको वो हरा देते थे। तो मतलब वो चालाकी करते थे, युद्ध के जो नियम होते थे उनको नहीं फॉलो करते थे और अपने ही अलग नियमों के अनुसार चीजों को करते रहते थे। इतनी बात समझ में आ गई। बियॉन्ड दी वर्णा की, यानी कि वर्णा ऑर्डर के बाहर भी लोग रह रहे हैं और उनका आपस में इंटरैक्शन भी हो रहा है। जैसे कि एकलव्य का गुरु द्रोण से हुआ, फॉरेस्ट ड्वेलर का एक गुरु से हो गया, ब्राह्मण से हो गया। भीम का, भीम कौन है? इतना बड़ा क्षत्रिय है। क्षत्रिय ने एक राक्षसनी से शादी कर ली, ठीक है, क्षत्रिय ने एक राक्षसनी से शादी कर ली। तो और उनका एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच रहा। तो ये सारी चीजें हो गई। स्लाइड को छोटा करो और नेक्स्ट स्लाइड पे ले आओ। हाँ जी, बेटा जी इसको थोड़ा पहले छोटा करो, मैं पूरा तो पढ़ूं। अब इस साइड का नहीं दिख रहा, लेफ्ट। हाँ, मेरे लेफ्ट का नहीं दिख रहा, आप देख लो आपकी साइड, शायद आपके वहां पे राइट। अच्छा, ये मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फोर्थ, प्रीवियस स्लाइड करना एक सेकेंड। हाँ, तो बियॉन्ड दी 4 वर्नास एंड द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ना प्रैक्टिसेस हमें समझ में आ गया है। चलिए आगे चलिए। अच्छा, किसी को भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो तो वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यहाँ ये चीज नहीं समझ में आ रही या ये गड़बड़ हो रहा है और यहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन में पूरी पूरी कोशिश करूंगी आंसर देने की, ठीक है। नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, और पढ़ने के बाद कई बार क्या होता है कि हम ऑन द स्पॉट रिप्लाई नहीं कर पाते फिर भी, लेकिन अगर किसी की कोई भी क्वेरी और डाउट्स रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको जरूर 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 क्लियर करूं। तो अब बात कर रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, और बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशंस को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं बियॉन्ड दी 4 वर्नास। अब 4 वर्नास से परे की बात की जा रही है, लेकिन अब इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ द लोअर वर्नास एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हायर
and lower varnas. किस तरीके से सबऑर्डिनेशन यानी कि दबाया जा रहा है लोअर वर्णा वालों को, यानी कि जो शूद्र हैं बेचारे उनको दबाया जा रहा है. सबऑर्डिनेशन ऑफ द लोअर वर्णा एंड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन निकल कर आ रही है बिटवीन दी हायर एंड दी लोअर वर्णास. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी हायर एंड लोअर वर्णास. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. चलिए अब इसको जो रिटन साइड है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो और इसको भले ही थोड़ा कम हो जाए. बस इतना ही होगा. हाँ, इतना ही हो रहा है बेटा. इस साइड का थोड़ा टेक्स्ट कट रहा है. और इसमें ऑप्शन इतना आ रहा है फिर वो नहीं होगा. चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, जितना आ रहा है जितना ठीक है. इसको आप पढ़िए पहले, फिर मैं बात करूंगी. हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है. While the Brahmins considered some people as being outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying central social categories as untouchable. Those who considered themselves as pure, Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas avoided taking food and water from those they designated as untouchable Shudras. Some of the activities of untouchables were regarded as polluting. These included handling dead bodies and dead animals. Those who performed such tasks, designated as Chandalas, were placed at the very bottom of the hierarchy. Their touch and, in some cases, even seeing them was regarded as polluting. बिल्कुल सही. ऊपर से बात करके पॉइंट नंबर 1 से एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ. लिखा है while the Brahmins considered some people as being outside the system. बहुत सारे लोगों को तो बोल देते थे कि ये सिस्टम के ही बाहर है, हमारे वर्णा ऑर्डर के ही बाहर है. They also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchables. तो कुछ लोगों को तो बोल दिया ये वर्णा ऑर्डर के बाहर है, इनको जाति और श्रेणी में डाल दिया. बाकी कुछ लोगों को ब्राह्मण ने क्या बोला गया कि ये लोग क्या है, अनटचेबल है, जिसको बोल दिया जाता है अछूत है, कि इनको छुएंगे तो हम पल्यूट हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे. इस तरीके की उस समय पर धारणाएं थी. मतलब उस समय के जो लोग थे, ऑल्दो आज की डेट में ऐसा कोई नहीं मानता. आजकल तो हमारा जो माइंडसेट है वो काफी चेंज हो चुका है. हम उनको इम्प्योर नहीं मानते शूद्रास को. तो ये जो अनटचेबल वर्ड का जो यूज किया गया है, ये आपके शूद्रास के लिए यूज किया गया है. और इनफैक्ट आपके जो गांधी जी आए थे वो इनको अनटचेबल वर्ड भी नहीं वो यूज करते थे. वो इनके लिए वर्ड यूज करते थे हरिजन. हरिजन मतलब जो हरि के बंदे हैं, जो भगवान के, हरि भगवान विष्णु जी का जो नाम है, तो ये भगवान हरि के बंदे हैं, तो इनके लिए हरिजन. तो अनटचेबल्स वर्ड आपके ब्राह्मणास लेकर आए हैं. Those who considered themselves pure, Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, avoid taking food and water from those designated as untouchable Shudras. तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तो बोल दिया कि तुम तीनों क्या हो, प्योर हो, अच्छे, भगवान ने तुम्हें बनाकर भेजा और तुम एकदम प्योर हो. और ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और जो वैश्यास है, ये फूड, खाना और पानी अनटचेबल के हाथ से नहीं लेंगे. यानी कि जो शूद्र है वो बाई चांस अगर आपको प्यास लगी और आज शूद्र का घर आ गया रास्ते में, तो आप शूद्र के घर से पानी, जल और पानी नहीं लेंगे. लेकिन आजकल क्या हम लोग किसी से ऐसे पूछते हैं क्या आप शूद्र हो? नहीं. अगर हमें कोई पानी की बोतल बेचने वाला मिल जाए तो क्या हम उससे ये सवाल करेंगे? नहीं, हम तो सीधा पैसे देंगे और पानी ले लेंगे. तो पहले जमाने में ऐसा नहीं था. उस समय पर लोग पूरा कायदे कानूनों का ध्यान रखते थे कि किसके हाथ से खाना लेना है, किसके हाथ से पानी लेना है. और कई बार तो बेचारों को जो शूद्रास होते थे तो उनको क्या बोलते हैं, वेल से पानी नहीं लेने दिया जाता था. और मतलब उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेवियर उनके साथ हुआ है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. आगे बात कर रहे हैं. Some of the activities of the untouchables were regarded as polluting. अब इनको अनटचेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं उनको लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये पोल्यूटिंग वर्क है, यानी कि ये ज्यादा शुद्ध काम नहीं है, पवित्र काम नहीं है. These included handling dead bodies and dead animals.
ऑल्दो देखो वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, डेड बॉडीज को हैंडल करना बहुत ही अच्छा वर्क है, तो और डेड एनिमल्स को हैंडल करना, बट इनको क्या बोला जा रहा है, ये अपवित्र काम कर रहे हैं. Those performed such tasks designated as chandalas were placed at the very bottom of the hierarchy. ये जो हमारा हायरार्की का जो सिस्टम है कि सबसे ऊपर हाई ऑर्डर वर्णा के जो लोग हैं वो रहेंगे, फिर नीचे में लोअर वर्णा, ठीक है. तो ये जो हायरार्किकल सिस्टम है, इसके अंदर दीज इंक्लूडेड हैंडलिंग डेड बॉडीज एंड डेड एनिमल्स. तो जो लोग डेड बॉडी और डेड एनिमल्स को संभालते हैं, उनका काम करते हैं, तो उन लोगों को क्या नाम दिया गया था? चंडालास. यहाँ से वन मार्कर आएगा ही आएगा, मतलब पूरे पूरे चांसेस है. अब मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ कि वन मार्कर कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है. तो इसको नोट डाउन कर लेना, ध्यान रख लेना, जब एमसीक्यू वाला पेपर आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. तो चंडाल, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि who were known as chandalas, तो आप बताएंगे chandalas were those people who used to handle dead bodies and dead animals. ठीक है, जो कि dead bodies और dead animals को संभालते थे, उनको चंडाल बोलते थे. Point number 4, their touch and in some cases even seeing them was regarded as polluting. ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ. इसमें ये है कि अगर एक ब्राह्मण जा रहा है और जाते जाते वो अपने घर से निकला सुबह सुबह और उसने सामने से एक शूद्र को देख लिया, तो वो उसको इतना पोल्यूटिंग यानी कि इतना अपवित्र मानते थे कि वो ब्राह्मण घर के अंदर जाकर फिर से नहाता था, फिर से नए कपड़े पहनता था और फिर वो बाहर जाता था. ठीक है, तो इतना अपवित्र एक शूद्र को माना जाता था. इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप अभी तो आप तो पूछ ही सकते हैं, और बाकी बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड. अब बात कर रहे हैं द मनुस्मृति, जो आपकी एक टेक्स्ट है जिसका नाम मनुस्मृति है. laid down the duties of the chandalas they were. तो मनुस्मृति के अंदर आपकी ड्यूटीज लिखी गई हैं कि चंडालास की क्या क्या ड्यूटी है. यानी कि चंडालास कौन होते हैं? वो लोग जो कि डेड बॉडीज को हैंडल करते हैं और डेड एनिमल्स को हैंडल करते हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं. चलिए पढ़िए और बताइए. They had to live outside the village. They had to use discard utensils. They had to wear clothes of the dead. They had to wear only ornaments made of iron. They could not walk about in the villages and cities at night. They had to dispose the dead bodies of those who had no relatives. They had to serve as executioners. Chinese Buddhist monk Fa Xian wrote the Untouchables had to sound a clapper in the streets so that people could avoid seeing them. Another Chinese pilgrim, Zhuang Zhang, observed that executioners and scavengers were forced to live outside the city. हाँ जी, तो मनुस्मृति के अंदर क्या क्या ड्यूटीज लिखी गई है चंडालास की, कि जो चंडाल है वो क्या क्या ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे. पॉइंट नंबर ए, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज. सबसे पहली बात, वो विलेज के अंदर नहीं रहेंगे, यानी कि गांव के अंदर कोई भी चंडाल नहीं रहेगा, रहेगा तो गांव के बाहर रहेगा, यानी कि जो आउटस्कर्ट्स है विलेज की उसके वहां पर रहेंगे. विलेज के अंदर कोई भी चंडाल नहीं रहेगा. दूसरी बात, इनको यूज करने हैं डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स. वो यूटेंसिल्स जो कि कोई यूज नहीं कर रहा, यानी कि वो बर्तन ये यूज करेंगे, वो बर्तन इस्तेमाल करेंगे जो कि एकदम टूटा फूटा है, उसका कुछ हो नहीं सकता, एकदम कबाड़ा हो गया है, तो फिर वो यूटेंसिल, वो बर्तन चंडालास यूज कर सकते हैं. दे हैड टू वेयर द क्लोथ्स ऑफ द डेड. जो लोग मर जाते हैं, मरे हुए के कपड़े इनको पहनने होते हैं. ठीक है, ये लोग ऑर्नामेंट्स कौन से पहनेंगे? जैसे कि आप और मैं गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं, इनको बोलते थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोहे के ऑर्नामेंट्स पहनने हैं, आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनने हैं. कि यानी कि एक लोहे की अंगूठी आपने पहन ली या लोहे के टॉप्स आपने पहन लिए, पर आप गोल्ड और सिल्वर का यूज
नहीं कर सकते, तो इनको इस तरीके से बोला जाता था। They could not walk about in villages and cities at night. कि विलेज में और सिटी में आप रात को घूम भी नहीं सकते, ठीक है, रह तो वैसे ही नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते, ठीक है। आगे लिखा है they had to dispose of the dead bodies of those who had no relatives. जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होते, उन लोगों की डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का काम किसका होता है? चंडालास का होता है। चंडालास वो लोग होते हैं जो कि किसकी डेड बॉडीज को डिस्पोज करते हैं? जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं होते, ठीक है। आगे लिखा है दे हैड टू सर्व एज एग्जीक्यूशनर्स, वो लोग जो कि सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनका नाम है फाजियान। इन्होंने बोला है रोट दैट, इन्होंने एक जगह पर लिखा है दैट अनटचेबल्स हैड अ साउंड क्लैपर। साउंड क्लैपर का मतलब क्या होता है? वो जो मंदिर में वो मंजीरा नहीं होता, वो बड़े बड़े होते हैं ऐसे मंजीरा जो वो बजाते हैं, दो ऐसे मेटल की प्लेट्स होती है और आपस में बजाते हैं, ठक 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 की आवाज आती है, कीर्तन वगैरह में यूज होता है। तो ये जो साउंड क्लैपर है, ये लोग स्ट्रीट्स में ये करते हुए निकलते थे सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम, कि अगर कोई अनटचेबल जाता था तो वो ऐसे वो मंजीरा जो होता है, क्लैपर जो होता है, साउंड क्लैपर, उसको बजाते हुए जाता था ताकि कोई ब्राह्मण वगैरह अपने घरों से बाहर ना निकले और इनको देखे ना। इस तरीके का भी रिचुअल था, शोर मचाते हुए वो जाते थे ताकि कोई इनको ना देखे और वो अपवित्र ना हो। Another Chinese pilgrim, Xuanzang, observed that executioners and scavengers were forced to live outside the city. Executioners कौन लोग हो गए? यही चंडालास, यानी कि जो डेड बॉडीज को हैंडल कर रहे हैं, उनको डिस्पोज कर रहे हैं, या डेड एनिमल्स को हैंडल कर रहे हैं। स्कैवेंजर्स वही जो डेड एनिमल्स पे रह रहे हैं, यानी कि जो खाने के लिए क्या खाते हैं? डेड एनिमल्स खाते हैं। उनको बेचारों को रोटी और सब्जी भी नहीं नसीब हो रही, तो वो डेड एनिमल्स खा रहे हैं। देख रहे हैं आप उस समय की सोसाइटी किस तरीके की थी, कि जो लोअर ऑर्डर के जो लोग हैं उनके साथ कितना बुरी बुरी चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद यही है। ऑलराइट, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ले आओ ले आओ। अब इस पे लिखा है सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अच्छा, ये हम कौन सी स्लाइड पे है? स्लाइड नंबर बता दो। 16 पे है, 24 है। चलिए कोशिश करते हैं आज खत्म करने की। मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं सारी स्लाइड्स खत्म कर दूं, नहीं होगी तो फिर बाकी कल करेंगे। आगे लिखा है सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड स्टेटस, कि सोसाइटी के अंदर क्या इम्प्लीकेशंस रही हैं ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड स्टेटस। ये जो रिसोर्सेज रहे हैं और जो ये स्टेटसेस रहे हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशन रही है? मैं सोच रही हूँ कृष्णा जी, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आगे की जो 16 to 24 जो स्लाइड है, इसको हम कल कवर अप कर लेंगे। 7-8 स्लाइड्स हैं, वो आपकी कल कवर हो जाएगी, है ना। ज्यादा तो रह भी नहीं गई, 7-8 है, वो आराम से हो जाएंगी कल। तो ऐसा करते हैं, हाँ आज के लिए इतना ही कर देते हैं। सो आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस मच। देखिए, जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले वो प्रीवियस वीडियोस देख ली, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप पहले ऑर्डर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। और इसको हमने ऑर्डर में छोटा छोटा करके ही बनाया है, ज्यादा इसकी 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की वीडियो नहीं बनी है। हर वीडियो को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश की गई है कि आधे आधे घंटे की वीडियोस हो, ताकि देखने वाले का भी इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और साथ ही साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो लोगों को नीड है
जो ये पढ़ना चाहते हैं उनको ये मटेरियल प्रोवाइड हो पाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल डे, एंड आई होप अब आप सबके फेस्टिवल्स खत्म हो गए हैं तो अब आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर फोकस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, और रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो। सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेगुलर पढ़िए, तभी आप अपना बोर्ड एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।